Hi everyone, so this is Muskan, mentor of Physical Science. So I welcome you all in the PWID Jam and CSINet YouTube channel. तो आप सभी जानते हैं कि हमारा CUET PG 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सो हमें आइडिया लग चुका है कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है और एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। बट इसके अलावा आज हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो स्टूडेंट्स अभी नहीं जानते हैं कि CUET PG का एग्जाम किसके लिए होता है, क्या है ये एग्जाम, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या इसमें सिलेबस होता है, कि एक स्टूडेंट कितने एग्जाम्स में अपीयर कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे वन बाय वन। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर हम देखें कि CUET PG का एग्जाम क्या है, किसके लिए होता है, तो अगर हम बात करें CUET PG का जो एग्जाम है वो बेसिकली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है। वो पोस्ट ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी लैंग्वेज में करना चाहते हो, साइंस के किसी सब्जेक्ट में करना चाहते हो या ह्यूमैनिटी के किसी सब्जेक्ट में करना चाहते हो, तो वो सभी स्टूडेंट्स के लिए CUET PG का ही एग्जाम होता है। मीन्स लाइक आप MSc करना चाहते हो, MA करना चाहते हो, राइट। सो उन सभी स्टूडेंट को CUET PG का एग्जाम देना होगा। बट कहाँ से, क्या सभी स्टेट यूनिवर्सिटी से भी CUET PG के थ्रू एडमिशन होगा? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि CUET PG के थ्रू जो मेनली एडमिशन होता है वो सभी के सभी इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में होता है और इसके अलावा जो भी इंस्टीट्यूशन इसमें पार्ट लेते हैं उन सभी में। तो वो यूनिवर्सिटीज के बारे में कहाँ से पता चलेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अब हम बात करें, जो CUET PG का एग्जाम है वो साल में एक बार होता है और पूरा का पूरा ऑनलाइन होता है, ठीक है। आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन फिल करेंगे और एग्जाम भी आपका CBT मोड में ही होने वाला है। और अगेन ये एग्जाम भी आपका NTA ही कंडक्ट कराता है, ठीक है। अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो लेवल है ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है कि अगर आपको मास्टर्स अपनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में परस्यू करना है तो, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आता है कि एक स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट्स के लिए इसमें अप्लाई कर सकता है। क्या एक स्टूडेंट केवल एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है या मोर देन वन सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो? सो यस, बिल्कुल CUET PG में मैक्सिमम जो एक स्टूडेंट अपीयर कर सकता है वो 4 टेस्ट पेपर में अपीयर कर सकते हैं। पर ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि 4 टेस्ट पेपर के लिए आपको 4 डिफरेंट फॉर्म फिल करने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही फॉर्म में आपको चारों सब्जेक्ट्स के कोड ऐड करने होंगे और अकॉर्डिंगली फिर जितना जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो आप जब फीस सबमिट करेंगे उसमें आएगा। ये चीज इन्होंने क्लियरली मेंशन की है कि आप अप्लाई कर सकते हो अप टू 4 टेस्ट पेपर में और जो भी आपकी टोटल एप्लीकेशन फी होगी दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट सेलेक्टेड विद एडिशनल चार्जेस, जो भी आपका हर सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस होगा उसके बिहाफ पर। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहीं पर आपको क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर आप CUET PG के एग्जाम में अपीयर हो रहे हो तो। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक एग्जाम में अपीयर होना ही ये कंफर्म नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, दिस इज फॉर द एग्जाम, कि आप इस रिटन एग्जाम में एलिजिबल हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके पास कोई बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मीन्स वो बैचलर डिग्री या तो आप कंप्लीट कर चुके हो या उसके फाइनल ईयर में होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। लेट्स से अगर मैं साइंस के स्टूडेंट्स की बात करूं, अगर कोई स्टूडेंट BSc कर रहा है या BSc कर चुके हो तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। बट BSc के अगर आप फाइनल ईयर में हो तभी आप इस एग्जाम को देना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आता है, इसके अलावा एज सच यहाँ पर कोई और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है एग्जाम में अपीयर होने का। बट लेट्स से अगर आपका CUET PG एग्जाम निकल जाता है पर्टिकुलर जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए, तो यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी की अपनी क्राइटेरिया हो सकता है। लेट्स से मैं अगर बोलूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो उनका हो सकता है कि वो ये डिमांड करे कि BSc में एटलीस्ट आपके 55% होने चाहिए, या हो सकता है उनका कोई एज का अपना क्राइटेरिया हो सकता है BHU ने अपना कोई बेंचमार्क सेट किया हुआ हो। इस तरीके से इंस्टीट्यूशन का या आप ये बोलो मैं यूनिवर्सिटीज का जो क्राइटेरिया है वो वेरी कर सकता है। तो जब आप एडमिशन के लिए आगे प्रोसीड करेंगे आफ्टर द एग्जाम, तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि आपने वो सारी जो क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्राइटेरिया, उसको फुलफिल किया है, ठीक है। ये जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है दिस इज ओनली फॉर द एग्जाम, ओके।
सो यस, और जरूरी भी नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज का कोई पर्टिकुलर ऐसा क्राइटेरिया नहीं है मार्क्स का, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या क्या टाइम है, कब तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो बेसिकली 14 जनवरी 2026 है। ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है, देखिए इनिशियली भी साइट सब एक साथ ट्राई करते हैं तो वो ओपन नहीं होती है, और लास्ट में भी यही होता है। तो आप ट्राई करिए, लाइक 14 कल निकल चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, सो अब आप 1-2 दिन में जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है आप इस फॉर्म को फिल कर दें, ताकि फिर पेमेंट में कोई इश्यू ना आए। बहुत बार ऐसा होता है कि पेमेंट कर दी, बैंक से डिडक्ट हो गया, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये कुछ कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं, तो आपके पास एक टाइम इंटरवल रहेगा, और मैं तो चाहती हूँ किसी का कोई ग्लिच आए ही ना, सक्सेसफुली आपका फॉर्म फिल हो जाए, राइट। और अगर हम बात करें लाइक फिर भी कुछ जो रह जाते हैं लास्ट मोमेंट के लिए, हमेशा के लिए, तो वो भी ध्यान रखें कि जो लास्ट आप एप्लीकेशन फी कर सबमिट कर सकते हो वो 14 जनवरी को 11:50 तक ही कर सकते हो, 11:55 पर भी नहीं कर पाओगे, ध्यान रखिएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है हमारा एग्जाम कब होने वाला है। तो एग्जाम आपका मार्च में होगा, और मानकर चलिए 15 मार्च से 31 मार्च के आसपास ही आपकी एग्जाम डेट आएगी, आप जिस भी रिस्पेक्टिव एग्जाम में अपीयर होना चाह रहे हैं, जिस भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। ठीक है, और अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो आता है हमारे लिए कि जो आपका एग्जाम होगा उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा। सो इट्स ओनली 90 मिनट्स। अभी मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बताऊंगी कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है वो 90 मिनट्स रहेगा, बट यहाँ पर जो PWBD वाले कैंडिडेट्स है उनके पास थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन उन लोगों के पास रहेगा। ओके, सो यस, अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है आपका एग्जाम का ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स है, एज वेल एज कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, तो वो आपके फिक्स है, 75 क्वेश्चंस आएंगे। देखिए पहले जब CUET PG का एग्जाम होता था तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड भी आता था, तो स्टिल अभी तक स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि क्या जनरल एप्टीट्यूड आएगा नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनका केवल जो आपका सब्जेक्ट जो आप फिल करने वाले हो, कोई फिजिक्स में देगा, कोई केमिस्ट्री में देंगे, कोई जूलॉजी में देंगे, है ना, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करोगे पेपर के लिए उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कोई भी एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीटली सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। अब अगर मैं बात करूं क्या इसमें मार्किंग स्कीम रहेगी आपकी, तो यहाँ पर हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, मतलब हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत भी किया है तो हर क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, और वो है 1 मार्क की, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है बेसिकली। ठीक है, तो हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और जो भी इनकरेक्ट क्वेश्चन होगा, इनकरेक्ट आंसर होगा, उसके लिए आपको -1 डिडक्ट होगा। अब यहाँ पर साथ ही के साथ इस बार इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो स्टूडेंट्स के बीच में शेयर किया है, वो ये, बहुत बार ऐसा होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन था, उसका वैसे तो यहाँ पर हर क्वेश्चन का एक ही करेक्ट आंसर होता है, बट बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें 2 आंसर आपके करेक्ट बन रहे हैं। ठीक है, लेट्स से ऑप्शन ए भी सही है उसके लिए और ऑप्शन बी भी सही है। ठीक है, अब फाइनल आंसर की आती है, उन्होंने केवल ए को ऑप्ट किया। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने ए चूज किया होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने बी चूज किया होगा। तो यहाँ पर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ जिसमें एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हुए बाई चांस, तो उसमें केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेंगे जिसमें उन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज किया होगा। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने ए और बी सही थे और उसमें सी चूज कर दिया, तो उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा, पर लेकिन ए और बी दोनों सही थे, एक ने ए चूज किया एक ने बी चूज किया, तो दोनों को मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और बाय चांस कोई क्वेश्चन ही गलत आ जाता है तो वो क्वेश्चन ड्रॉप होगा, और उस केस में सभी स्टूडेंट्स को जितने भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अपीयर हो रहे होंगे उन सभी को 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन क्लियर इस बार दी गई है। ठीक है, तो बाद में जब आप कभी भी किसी क्वेश्चन को क्लेम करते हो तो अब आपको आइडिया रहेगा। ठीक है, ओके, अब हम जरा बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस आप कैसे चेक करोगे, क्या इसका सिलेबस होगा, एज वेल एज कौन से इंस्टीट्यूट यहाँ पर पार्ट ले रहे हैं। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर।
जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे एनटीए की, है ना, तो वहाँ सीयूईटी पीजी 2026 अगर आप सर्च करोगे, जैसे मैंने ये वही ओपन की हुई है, तो वहाँ पर देखोगे अभी इनिशियल जो नोटिस आया है वो आपका सीयूईटी पीजी के लिए ही आया है। अगर आप इस नोटिस को क्लिक करते हो तो यहाँ इन्होंने सारे वो इंस्टीट्यूशन की लिस्ट दी है जो इसमें पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, ये तो सब्जेक्ट वाइज कोड है भाई, ये ध्यान रखना है। जैसे कि ये कुछ कॉमन कोड्स दे रखे हैं कुछ सब्जेक्ट्स के, लाइक ये लैंग्वेज वाले कोड्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जैसे जो म्यूजिक में मास्टर्स करते हैं या फिर कोई लैंग्वेज लाइक इंग्लिश में, हिंदी में, तो उनके सारे कोड्स यहाँ पर है। ठीक है, या फिर ये लैंग्वेज वाले ही हैं, ये भी अगेन। फिर साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के कोड्स यहाँ है। जैसे बॉटनी के लिए आपका SCQ P07 है, केमिस्ट्री के लिए P08 है, राइट। जैसे जियो फिजिक्स का P15 है, लाइफ साइंस का P17 है, ठीक है, फिजिक्स का P24 है। ओके, सो ये आपके कोड रहेंगे। और ह्यूमैनिटीज के जितने भी सब्जेक्ट्स है, आर्ट्स, ज्योग्राफी, डांस, अभी जैसे मैं म्यूजिक का बता रही थी ना आप लोगों को, ये रहा लाइक म्यूजिक, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट्स जिसमें आप अपीयर हो रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव कोड्स इसमें मेंशन है। फाइन। और ये एग्जामिनेशन सिटीज इन्होंने दी है, इसी को माइंड में रखते हुए आपको अपना जो नियरेस्ट सिटी है वो चूज करना है। तो ये एक बार आप लोग जरूर चेक कर लें। और नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करने वाली थी भाई बेसिकली इंस्टीट्यूशन के बारे में ना। देखते हैं, इसी PDF में होना चाहिए इंस्टीट्यूशन का भी। इसमें तो नहीं है, तो एक मिनट। हाँ जी, अच्छा, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, यहाँ पर तो ये रही। ठीक है, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज जो भी इसमें आएंगी वो सारी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, यहाँ पर सारी की सारी वो मेंशन हैं। आप इधर से भी जाके इसको चेक कर सकते हो कि कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, क्योंकि कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी आती हैं सीयूईटी पीजी के अंडर। ठीक है, सो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, पता रहता है एडमिशन के टाइम कि हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है सिलेबस। अब जैसे बीइंग अ फिजिक्स टीचर तो हम जरा एक बार फिजिक्स का ही सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पर आपको अपना डोमेन सेलेक्ट करना है, लाइक साइंस हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम चलेंगे अब फिजिक्स के सिलेबस पे। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स का दिया हुआ है, आप जिस भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट है आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जैसे फिजिक्स का हमारा पूरा का पूरा सिलेबस आ गया। देखो ये चीज क्लियरली यहाँ लिखी भी हुई है कि क्वेश्चन कितने होंगे 75 और सभी के सभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे और हर क्वेश्चन कंपल्सरी होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चॉइस होगी हमारे पास, और क्वेश्चन जो होंगे बाईलैंग्वेज होंगे। ये अच्छी चीज है, जैसे CSI नेट का एग्जाम भी बाईलैंग्वेज आता है ना, उसी तरीके से इंग्लिश और हिंदी आप जो भी ऑप्ट करोगे उसके हिसाब से आएगा। ओके, ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है जिसमें लाइक कुछ मेजर यूनिट्स मैं बता दूं, लाइक मैथमेटिकल मेथड्स, मैकेनिक्स, ऑसिलेशन, वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, काइनेटिक थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारी 7 यूनिट्स है। हमारा जो सिलेबस है फिजिक्स का स्पेसिफिकली वो बिल्कुल सेम सिलेबस है जो IIT जैम का सिलेबस है। तो जो भी स्टूडेंट IIT जैम का एग्जाम दे रहे हैं उन सभी को CUET PG का एग्जाम जरूर देना चाहिए, क्योंकि CUET PG का एग्जाम जब तक होगा तब तक हमारा IIT जैम का रिजल्ट नहीं आया होता है। तो ये गलती हर बार कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स कर देते हैं, तो ये गलती आप मत करिएगा। ठीक है, और बाकी जो बातें हैं जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया सिलेबस, इसी तरीके से आप रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का भी चेक कर सकते हैं और एग्जाम पैटर्न एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। फाइन, सो ये था कुछ आपका CUET के बारे में। ओके, ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी अबाउट द CUET एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन। सो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।